बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और सुबह सुबह जब आप लोग नाश्ता कर रहे होंगे तो और नमाज से पहले ख़ास तौर पर जैसा नमाज़ पढ़ने के बाद तो मौसम जो लोग वॉक पे निकलते नमाज के बाद उन्होंने देखा होगा तो बहुत इन्जॉय किया होगा, जिस तरह से हमने भी बहुत इन्जॉय किया। आज मौसम बहुत अच्छा था। जिस वक्त हम ऑफिस भी आ रहे थे तो देख रहे थे कि क्या बात है, और दिल नहीं कर रहा था कि बंदा जो है ना ऑफिस भी है, नहीं ऑफिस तो आने का दिल कर रहा था, ये कि बाहर से अंदर आए। इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था, और इसीलिए सब जो हैं वो उसको एंजॉय कर रहे थे। और फेसबुक और सोशल मीडिया तो फौरी भर जाता है ना। अच्छा, व्हाट्सएप के स्टेटसेस भी लोगों के बहुत सारे उस टाइम मैं जब आ रही थी तब मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा लोगों के स्टेटस फ़ौरन अपडेट हो गए। तो आई वाज लाइक कि यार लोग काफ़ी ज़्यादा उठे हुए हैं और एक्टिव भी हैं कि उन्होंने फ़ौरन से पहले उसको वीडियो बना के उन्होंने अच्छा एक और चीज़, अच्छा इकरा, कभी ऐसा होता था यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जब मौसम अच्छा होता था लड़के तो वैसे क्लास को बंक कर लेते हैं बड़े आराम से, कोई टेंशन ही नहीं होती थी हम लोगों को, और निकल जाते थे कहीं पे नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो लड़कियों का क्या सिस्टम ऐसा हम लोगों का निकलने का तो नहीं होता था, लेकिन ये है कि हम लोग जब मुझे याद है कॉलेज में थी तो हम लोगों को एक दफ़ा मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया, हमारा पर्शियन का था, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, तो बहुत ही अच्छा मौसम था। तो हमने अपनी टीचर से रिक्वेस्ट किया कि हमें जाने दें, तो वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने कहा कभी तो इन लोगों ने कुछ कहा नहीं है, तो उन्होंने हमें उस दिन जाने दिया, तो हम बड़े खुश हुए। बंक मारने वाली आदत हमारी थी। वो यकीनन मैथ्स की टीचर नहीं होगी नहीं ना, मैथ्स की नहीं थी, क्योंकि वरना ये बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनती हैं कि कोई पहुँचे ना पहुँचे इतनी बारिश के अंदर जो मैथ्स के टीचर हैं वो लाजमी तौर पर पहुंच जाते हैं, और उस क्लास से बंक मारना भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अब वैसे अगर जिन लोगों का मैथ्स फेवरेट नहीं ना होगा उन लोगों को तो मुश्किल लगता होगा, लेकिन मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वैसे। अच्छा हमजा, जिस तरह से पहले प्रोडिक्शंस तो थी 30th से ऑनवर्ड जो है वो एक नया स्पेल आएगा, तो मेरा ख्याल है कि वो प्रोडिक्शन के मुताबिक हम देख रहे हैं कि मौसम वैसे ही अच्छा है, और काले से बादल थे, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो खूब मतलब लोगों ने एंजॉय किया होगा अपना ब्रेकफास्ट। लोग मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। साथ आपके साथ हमने आज एक अच्छी खबर ये भी शेयर करनी है कि जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है तो फिर 25% लोग स्टेडियम में जा सकेंगे, स्टेडियम में जाकर मैच देख सकेंगे। हाँ, शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है, इसको हम तफसील से भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप क्रिकेट फ़ैन हैं और आपने अभी तक ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया है तो आपके लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आपको फुली वैक्सीनेट होना है स्टेडियम में जाने के लिए, मैच देखने के लिए। तो अगर कोई क्रिकेट शायकीन जो मैच देखने जाना चाहते हैं और ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे, अब इसी वजह से करवा लें और जाके जो है वजह है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं जल्द अज जल्द जाके, ताकि आप स्टेडियम में जाके मैच भी देख सकें। और साथ ही साथ बाकी जो लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो आप सब भी जाएं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। और जिस तरह से कल ही मैं सुन रही थी कि पेट्रोल कोई शख्स डिस्कस कर रहे थे कि ना पेट्रोल जो अब नहीं मिलेगा ना तो मुझे वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा तो अभी भी आप कह रहे हैं कि नहीं, तो फिर अब जाके लगवाएं, देर किस चीज़ की है। हाँ, चलें इस पे हम तफसील से बात करेंगे। कोरोना की वजह से अब फिर से हम देख रहे हैं कि सख्तियाँ कुछ की जा रही हैं, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। दारुल हुकूमत की बात करें और इस हवाले से इस्लामाबाद में हम देखें कि नोटिफिकेशन सामने आया, 7 इलाकों में केसेस बढ़ने पर स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत की हम ये बात कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन वाले इलाकों में गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। बिल्कुल हमजा, जबकि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि कोरोना की जो चौथी लहर है इसमें अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 85 से 88% मरीज़ वैक्सीनेटेड ही नहीं थे, तभी वो हॉस्पिटल्स में जो है वो हॉस्पिटलाइज हुए। वैक्सीनेशन ना करवाने वाले लोग जो है वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इस वेरिएंट से। आप चाहते हैं कि वबा से हमारी जान छूट जाए तो जल्द अज उनके कि वैक्सीनेशन कराएं जाए। हाँ जी, और उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब में 5 से 7 लाख अफराद को रोज़ाना वैक्सीन लगा रहे हैं, और दिसंबर तक 70% अगर वैक्सीनेशन हो गई लोगों की तो वबा से जान छूट सकती है। और सिंध सरकार की बात करें तो कोरोना की पेशकदमी रोकने के लिए अब सख्त इक़दाम वहाँ पर भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, महकमा दाखिला सिंध ने नए अहकामात के तहत कराची और हैदराबाद में कोरोना पाबंदियाँ बरकरार रखी हैं, जबकि बाकी अजला में कुछ नरमी बरती गई है। अगर कराची की और ख़ास तौर पर हैदराबाद की बात की जाए तो वहाँ पर शादी ब्याह की जो इंडोर तकरीबात हैं और इंडोर डाइनिंग है उस पर पाबंदी अब उन्होंने कहा कि बरकरार रहेगी। और कराची और हैदराबाद डिवीज़न में कारोबारी औकात रात 8 बजे तक होंगे, जबकि दीगर अजला की अगर बात करें कारोबारी औकात रात 10 बजे तक होंगे। कराची के ताजिर और हैदराबाद के जो ताजिर हैं वो इस पर सरापा एहतजाज भी हैं। जबकि सिंध हुकूमत 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा की कोरोना वैक्सीनेशन पर गौर कर रही है, इस पर फैसला हुआ है। और इस सिलसिले में महकमा तालीम सिंध ने 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा का डेटा भी मुरतब कर लिया है। एक तो
स्टूडेंट्स की वैक्सीनेशन के हवाले से आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे। दूसरी बात ये होगी कि जब भी हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से सख्तियाँ की जा रही होती हैं, वो ऐसा होता है कि जिस वक्त कोई लहर आ रही होती है, लेकिन हम चौथी लहर में एक अरसे से हैं और अब मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं, तो इस लहर से अगर हम फोर्थ वेव की बात करें तो इससे छुटकारा हम क्यों हासिल नहीं कर पा रहे, इस पे हम मेनली बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाकी जनरल हैं PMA के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि जिस वक्त किसी लहर का खदशा होता है या वो लहर आ रही होती थी, हम पहले ये देख रहे थे कि सख्तियाँ उस वक्त की जा रही थी, लेकिन अब चौथी लहर में एक दफ़ा हमने देखा कि सख्तियाँ की गई, लेकिन उसके बाद थोड़े से हालात नॉर्मल हुए, फिर चौथी लहर के दौरान ही दोबारा से कुछ सख्तियाँ की जा रही हैं। ये इतनी एक्सटेंडेड क्यों है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी ये है कि सॉरी, प्रॉब्लम ये है कि देखिए, सही तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जितने भी कवानीन या जो भी ऑर्डर हो रहे हैं वो शायद हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये जो लहर है ये फैलती चली जा रही है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये चूँकि ये एक ऐसी वेव है और ये जो वेरिएंट है, खासकर ये वेरिएंट इतना ज़्यादा सीवियर है कि ये एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और बदकिस्मत ये है कि हम इसलिए नहीं कंट्रोल कर पा रहे कि हम हुकूमती सतह पे भी देख रहे हैं और अपोजिशन की सतह पे भी देख रहे हैं कि शायद अवाम का शायद कोई ख्याल नहीं कर पा रहा और शायद अपना सब ख्याल कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से मजमा जरूर लगाया जा रहा है। हम चाहते ये हैं कि लोगों को घर पे रखा जाए, कम से कम उनको अपने काम के लिए या जरूरियात के लिए बाहर निकलें। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी हमारे जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो तो लोगों को घर से बाहर निकाल रहे हैं जलसे जुलूस के लिए या किसी फंक्शन के लिए, कोई तकरीब हो रही है, कोई इनागुरल सेरेमनी हो रही है। तो मैं तो नहीं समझता कि ये इतनी जल्दी आप इस पर काबू पा सकेंगे। और ये रवैया अगर हमारा रहा तो शायद हम बहुत दूर रह जाएंगे दूसरे ममालिक से। और दूसरी तरफ वैक्सीन का जो वैक्सीनेशन का जो अमल है वो भी एक तरह से मैं समझता हूँ कि स्लो ही कहूँगा मैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यास्मीन राशिद ने भी कहा है और ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे डेली 5 लाख अफराद वैक्सीनेट हो रहे हैं। लेकिन उनकी बात ये भी दुरुस्त है कि कम से कम हम 10 लाख वैक्सीनेट करेंगे डेली, तो अगर ये कर पाएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मकसद सिर्फ हमारा ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। अब बहुत सी जगहों पे मैं शिकायत सुन रहा हूँ कि लोग आते हैं वहाँ वैक्सीन लगाने के लिए, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पे जिन लोगों को फाइजर का फर्स्ट डोज, मॉडर्ना का फर्स्ट डोज लगा है, वो बेचारे सेकंड डोज की जो डेट है उनकी, वो इधर उधर फिर रहे हैं, किसको कहा जा रहा है उस सेंटर में चले जाओ। लेकिन डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट तो ये कह रही थी और जो इंतजामिया उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा था, जब किसी शख्स को पहली डोज लगाई जाती है, अगर उसको 2 डोजेस लगनी है, वो वाली वैक्सीन है, तो दूसरी डोज तो उसकी पहले ही अलहदा कर ली जाती है, सिस्टम के अंदर सब शो हो रहा होता है। क्या ऐसा नहीं हो रहा आपके ख्याल में? मेरा ख्याल में ऐसा नहीं हो पा रहा, मैनेज नहीं किया जा रहा। और उसकी जिसकी वजह से लोग जो है अपने डेज पे आते हैं और फिर जो है वो लोग सिफारिश लगाते हैं कि भाई कहीं से हमें वैक्सीन मिल जाएगी फाइजर की। मैं रोजाना लोगों की कॉल्स अटेंड करता हूँ कि लोग परेशान हैं कि वैक्सीन, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से लोग हो सकते हैं कि लोग जो कि एक वैक्सीन लगा के ही उसको ये कहें कि नहीं भाई अब कौन इतनी बार बार हम सेंटर जाएं और वहाँ पे मिलती नहीं है, तो लोग छोड़ देंगे, सेकंड डोज नहीं लगाएंगे। और हमें खतरा है कि जो वैक्सीन की तादाद हम बताई जा रही है NCOC की तरफ से, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो पता चले कि जी इसमें से 50% लोग जो हैं वो लोग हैं जिनको कि सेकंड डोज लगे ही नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो मैं समझता हूँ कि इसको मैनेज करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है इन वैक्सीन की या फिर कोई और रीजन है जिनकी वजह से प्रायोरिटी कोई और चीज है? देखिए, मुझे समझ में आ रहा है कि एक तरफ तो हम वैक्सीनेशन लगाने के जो नंबर ऑफ वैक्सीन के लगाने की जो वो है एक तरीक़ेकार है, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे 17 साल का
कि एज को भी अब 1 सितंबर से उनको लगाने की का कह दिया गया है। तो वो फिर 17 साल के यंग लड़के, तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो भी आ जाएंगे। फिर जो है बाकी सिंध में ये ऐलान हो गया है कि जी बिल्कुल 9वीं था 12वीं, यानी कि 15 से 18 इयर्स का ग्रुप बनता है एज। एग्जैक्टली। तो फिर ये वैक्सीन, एक तरफ तो ये ऐलान हो रहा है, दूसरी तरफ से अवेलेबिलिटी नहीं है, जिनको लगा है वो परेशान हो रहे हैं सेकंड डोज के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरी दरखास्त होगी NCOC से कि तमाम प्रोविंस में ये देखें कि ये क्या वजह है, उस वजह को फौरी तौर पे दूर किया जाए कि जो आदमी अपनी नौकरी छोड़ रहा है, अपना जरूरी कोई काम छोड़ के जब सेंटर पहुंचता है और उसको वहां से वापस कर दिया जाता है, फिर तीसरे चौथे दिन फिर बुलाया जाता है, फिर उसको नहीं मिलता है, तो ये अमल बहुत ही तकलीफदेह है उन लोगों के लिए। तो लोग डिस्करेज हो रहे हैं, और फिर जब वो जाकर अपने मोहल्ले में ये बताता है भाई मुझे तो आज भी वैक्सीन नहीं लगी सेकंड डोज, तो लोग हिम्मत नहीं करते कि अच्छा यार फिर हम क्यों लगाएं भाई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अमल है ये लोगों को डिस्करेज कर रहा है। हम तो बार बार लोगों से कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन लगाएं, प्लीज वैक्सीन लगाएं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरह से लोगों को डिस्करेज किया जाएगा तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। हमारी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है NCOC से कि सबसे पहले आप इंश्योर करें कि जिन लोगों को फर्स्ट डोज लग गया है उनको सेकंड डोज उनको उसी डोज पे लगे जब वो वहां जाएं अपने सेंटर पे सेकंड डोज लगाने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप सिंध जिस तरह से फैसला कर रहा है और वो जो एज ब्रैकेट बन रही है तकरीबन 9वीं की अगर बात कर लें तो 14-15 साल के बच्चे इसमें होते हैं, सिंध खुद से ये फैसला कर लेगा कि 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा ली जाए, ये मतलब कि ये दुरुस्त होगा या हमें किसी डेटा की बिना पर ये फैसला करना होगा, और कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए ये भी तो हमें मतलब कि अगर देखा जाए सबको मिलकर फैसला करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखिए मैं डे 1 से कह रहा हूँ, जनवरी 2020 से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए जो कि फेडरल पॉलिसी हो और वो तमाम सूबे उसको अमल करें, और जिस सूबे में प्रॉब्लम कुछ डिफरेंट आ रही है तो वो NCOC वहाँ पर जाके उनकी मशावरत से फिर उनका इंडिविजुअल तौर पे फैसला किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फैसला जो 9वीं जमात का या स्कूल लेवल पे जो वैक्सीनेशन का है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से किया जाएगा। यकीनन डाटा जरूर अवेलेबल होगा, लेकिन वैक्सीन की जो प्रोक्योरमेंट है, जो वैक्सीन मंगवाने का अमल है वो तो NCOC कर रही है। हाँ जी। तो जब NCOC तमाम सूबों को वैक्सीन दे रही है तो सिंध गवर्नमेंट को तो वैसे भी सामना है। अभी यहाँ पे अगर कराची की बात की जाए तो कराची में साइनोवैक सेकंड डोज के लिए लोग परेशान हो रहे हैं अभी। अच्छा। तो ये अमल जो है ये कैसे 9वीं और 10वीं और 12वीं जमात तक के लोगों को वैक्सीन लगेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट ने कोई इंतजाम किया, लेकिन अपना इंतजाम कैसे कर सकते हैं जबकि ये वैक्सीन थ्रू NCOC आनी है। तो ये तो एक ठीक है, बहुत सोच समझ के फैसले करने होंगे, सिर्फ ऐलानात से जो है शायद नुकसान भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। और बाकी यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, सबकी एक पॉलिसी होनी चाहिए, और जो NCOC की जानिब से डायरेक्शंस हों, गाइडलाइंस हों, उनके मुताबिक ही ये फैसला करना चाहिए कि अब किस एज ग्रुप को हम वैक्सीनेट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी के मसाइल भी आएंगे और दूसरी भी काफ़ी चीज़ें हैं कि आपने वैक्सीनेट करते हुए ये भी मलहूज़े खाते रखने हैं कि हम किस एज ग्रुप को कौन सी वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। खैर हम अब आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत ने मुल्क में तालीम के फ़रोग के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एहसास प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वालों के बच्चों को उन्होंने अब स्कूल में दाखिला दिया, उनका कि दिया जाएगा उन बच्चों को। हाँ जी, ये फैसला किया गया। और एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन सानिया निश्तर का कहना है कि इस हवाले से वजारत तालीम के साथ मुआहदा हमारा तय पा गया है, जिसके मुताबिक वजारत तालीम के मातहत इदारे जो NCHD है उसके स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिया जाएगा, जबकि एहसास प्रोग्राम इस मंसूबे को फ़ंड करेगा। यकीनी तौर पर एक बहुत ही खुशाइंद फ़ैसला है, और बच्चों की तालीम से बेहतर क्या हो सकता है। और जब तालीम के लिए फ़ैसले किए जा रहे हों
तो वो हर किसी को अच्छे लग रहे होते हैं और दुनिया में भी उसको अप्रिशिएट किया जा रहा होता है। ख़ासतौर पर हम एहसास प्रोग्राम की बात करें तो दुनिया भर में सराहा जा रहा है पाकिस्तान के इस एहसास प्रोग्राम को। खैर, हम तालीम के हवाले से बात करेंगे, जो फैसले किए गए हैं ये किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे होंगे। डायरेक्टर जनरल कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये एहसास प्रोग्राम के तहत सर कितनी तादाद में आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं जिनके तालीमी अखराजात उठाए जाएंगे? कौन से बच्चे इसके लिए समझे जाएंगे कि जो मेरिट पर हैं? किस तरीके से ये फैसले किए गए? अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, मुझे मौका देने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, कल जो है हमारा एक मुआहदा तय पाया है जो बेसिकली NCHD नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और BISP एहसास प्रोग्राम के तहत इसको साइन किया गया है और साइनिंग सेरेमनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हुई, जिसमें हमारे मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफकत साहब थे और एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन थी सानिया निस्तर साहिबा और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के चेयरमैन अमीरुल्लाह खान मरवत थे। मैंने और DG BISP ने इसको साइन किया है और इसकी तफसील कुछ यूँ है कि हम एक दूसरे से कोलैबोरेशन के ज़रिए वो लोग, वो फैमिलीज़ जो बेसिकली एहसास प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको बाकायदा मंथली जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैश डिसबर्समेंट करती है। गरीब लोग हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनके वो बच्चे जो ड्रॉप आउट हो गए या तालीम हासिल नहीं कर सक रहे और वो आउट ऑफ स्कूल है, तो ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए बेसिकली प्रोग्राम है जिसमें नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की टीमें जो हैं वो जाके घर घर सर्वे करेंगी जो इन फैमिलीज़ का, और जो बच्चे आइडेंटिफाई होंगे उनको फिर स्कूलों में दाखिल किया जाएगा और उनको बाकायदा वज़ाइफ दिए जाएंगे। ये प्रोग्राम 2 साल इनिशियली 2 साल के लिए होगा और इसमें कोई तकरीबन जो टारगेटेड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं वो तकरीबन 3 मिलियन है, 30 लाख बच्चे हैं। लेकिन तादाद जो एक्चुअली अगर देखी जाए पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की, वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो इस बात पे भी कल डिस्कशन हुई मिनिस्टर फॉर एजुकेशन और एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन के दरमियान कि इनको वो बच्चे जो एहसास प्रोग्राम की फैमिलीज जो फ़ायदा उठा रही हैं उसके अलावा हैं, उनको क्या किया जाए। तो सानिया निस्तर साहिबा और हमारे मिनिस्टर फॉर एजुकेशन इस बात पे एग्रीड थे कि इनिशियली ये प्रोग्राम उन्हीं एहसास प्रोग्राम के फ़ायदा उठाने वाले फैमिलीज़ के बच्चों के लिए होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको दूसरी फैमिलीज और जो गरीब लोग हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, उनके लिए भी एक्सटेंड किया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा बेग साहब, अक्सर बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जाते क्योंकि वो घर वालों के लिए पैसे कमा रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को स्कूल की तरफ कैसे माइल किया जा रहा होगा? अच्छा, इसमें इकरा ऐसा है कि बेसिकली एहसास प्रोग्राम के लोगों के लिए, उन्हीं गरीब गुरबा के लिए है जो बेसिकली जिनके मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं है। अब मीन्स ऑफ अर्निंग जिन फैमिलीज के लिए, उनको तो ऑलरेडी जो एहसास प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए जो है ऑलरेडी दिया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, कैश डिसबर्समेंट हो रही है। लेकिन उनके लिए महंगाई के दौर में शायद ये पॉसिबल नहीं होता, या जो आप बात कर रही हैं कि बच्चे जो है वो स्कूल इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो कुछ अर्न करके फैमिलीज के लिए ले आते हैं। तो ये इंसेंटिव, ये स्कॉलरशिप्स, ये जो वज़ाइफ दिए जाएंगे बेसिकली इसी पर्पस के लिए हैं, उसी कमी को पूरा करने के लिए दिए जा रहे हैं, सो दैट कि वो बच्चे जो फर्ज किया महीने में 1-2 हज़ार रुपए कमा के ले आते हैं अपने घर वालों के लिए, उनको उतना वजीफा मिल जाएगा सो दैट कि उनकी एक हेल्प हो जाए और वो स्कूलों में चले जाएं, वो एजुकेशन हासिल करें और कौम के लिए एक सरमाया साबित हों। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेग साहब, आपने कहा कि अभी सर्वे किया जाएगा, फिर बच्चों की निशानदेही की जाएगी, कितने बच्चे बाहर हैं, 2 साल के लिए अभी इनिशियली ये प्रोग्राम है, इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये जो सर्वे है ये बड़ा मुश्किल एक मरहला होता है और शायद सबसे मुश्किल मरहला यही होता है कि आपको एक्चुअल तादाद का पता लग जाए। तो इसमें कितना वक्त लग जाएगा? आप लोगों ने क्या अभी तक इसके ऊपर काम किया?
देखिए जी, इसमें हमारी NCHD की जो टीमें हैं, हमारे फील्ड अफसर जो हैं वो ऑलमोस्ट कोई एंगेज होंगे अबाउट 1000, और वो घर घर जाएंगे। तो वो सर्वे हमारा ऑलरेडी एक यानी ह्यूमन रिसोर्स है NCHD के पास, वो घर घर जाके टैब्स उनके पास होंगे, और वो अब हमारे पास एक डेटा आएगा। डेटा अकाउंट्स है उन गरीब फैमिलीज के है जो बेसिकली ऑलरेडी एहसास प्रोग्राम में उनको कैश डिसबर्समेंट हो रही है, वो ऑलरेडी उनकी इमदाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। अब ये फैमिलीज टारगेटेड फैमिलीज हैं, और वहां पे घर घर जाके ये सारी इंफॉर्मेशन लेना कि जी कितने बच्चे हैं और किस एज ग्रुप के हैं, वो स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। और उसमें देखें ये जो सर्वे होगा बेसिकली ये फ्राम जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से लेकर और मिडिल सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी स्कूल सबके बच्चों के लिए होगा। जो बच्चा भी नहीं जा रहा, जो भी उस फैमिली में से, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको दाखिल कराया जाएगा, उनको वज़ाइफ दिए जाएंगे। तो ये ऑलरेडी फैमिलीज जो है वो टारगेटेड फैमिलीज है। ठीक है बेग साहब, कोई सीट्स तो नहीं रखी गई हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर अगर हम देखें तो फंड्स के हवाले से भी कुछ फैसले करने पड़ते हैं। 5000 बच्चे हुए तो 5000 के 5000 को बुलाया जाएगा, 5 लाख हुए तो 5 लाख के 5 लाख को स्कूल में दाखिल करवाया जाएगा। तो या कोई हद रखी गई है कि नहीं इतने बच्चे हम जो हैं फिलहाल अभी उनको लेके आ रहे होंगे? नहीं, इसमें कोई हद नहीं है जी, जितने बच्चे होंगे वो मैंने बताया कि इनिशियली टारगेट है 30 लाख बच्चों का, तो इन सबको वज़ाइफ दिए जाएंगे, इनसे कोई फीस वसूल नहीं होगी। ये तो बेसिकली एक इंसेंटिव, एडेड इंसेंटिव दिया जा रहा है, ना सिर्फ मुफ्त यानी तालीम दी जाएगी बल्कि उनको वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। यानी छोटे बच्चे जो हैं उनको 1500, उसके बाद 2500, 3000, और बच्चियों के लिए मैं आपको एक और चीज़ एडेड वो बता दूं कि इसमें जो बच्चियां हैं उनके लिए पैसे बच्चों की निस्बत यानी लड़कों की निस्बत लड़कियों के लिए ज्यादा रखे गए हैं। अच्छा। कि अगर 1500 रुपए एक लड़के को मिल रहे हैं तो इनको जो लड़की अगर स्कूल जाएगी उसको 2000 रुपए दिए जाएंगे, अगर लड़के को 3000 मिल रहे हैं तो उनको 3500 दिए जाएंगे। तो ये उनके लिए भी एक तरह से इंसेंटिव के तौर पे होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन बेग साहब। सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे, एक अच्छा इनिशिएटिव है और तालीम हासिल करना हर बच्चा जो है ये उसका हक है, और ये हक रियासत ही पहुंचा सकती है। एक अच्छा फैसला किया कि हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।